नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। चैप्टर नंबर 1 जो हमने केमिस्ट्री का स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th का, उसमें हमने काफ़ी सारे जो लेक्चर्स कवर कर लिए, जिसमें हमने देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इस चैप्टर का इन टर्म्स ऑफ द कैलकुलेशंस एंड द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल फॉर्म में क्लियर कर लिया था। आई होप आपको सारे वीडियोस जो है समझ आ चुके होंगे। आज हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर को, बट एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखो बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो लॉज मतलब कानून, ठीक है, कानून। तो ये खैर वो कोर्ट वाला कानून नहीं है, ये कानून वो है जो केमिस्ट्री और उसके कंपाउंड्स के ऊपर लगाया जाता है। तो ये जो लॉज, जो रूल्स हम लोग या जो हमारे महान साइंटिस्ट, केमिस्ट, उन लोगों ने जो बनाए हैं उसके बारे में देखेंगे। अब सीधी सी बात है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का मतलब ही होता है जुड़ना, मिलना और नया कुछ बनना, ठीक है। यही तो केमिस्ट्री, और तो क्या है। तो यही केमिस्ट्री में हम देखने वाले हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि केमिकल्स जो है वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं और उनके कंबाइन होने के पीछे क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल है, दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखते हैं हम लोग कितने टोटल लॉज हैं और हर एक लॉ को इजीली और बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मैं हूं आपके ट्यूटर सपना आडवे, आप देख रहे हैं आपके का ही चैनल सपना की पाठशाला। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो टोटल हमारे पास 5 लॉज है, देख लेते हैं पहले लॉज के नाम क्या है, फिर हम उनको डिटेल में समझेंगे कि हर एक का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहला आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर सेकंड नंबर जो लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट या तो फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट या तो फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब बेसिकली बेटा आपको शायद याद होगा, ये दोनों लॉज जो है वो हम लोगों ने ग्रेड 9th में भी देखे थे। चैप्टर 1 में ही ये 2 लॉज के बारे में बताया गया था। फिर आता है थर्ड, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और फिफ्थ आता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, दैट मीन्स लुसेक्स लॉ। तो बेसिकली जो ऊपर के 4 लॉज है ना बेटा, वो सारे के सारे मास पे डिपेंडेंट है। मतलब कि हम जो भी मास बात करेंगे वो मैटर के मास के रेस्पेक्ट में बात करेंगे ना। वी नो दैट ईच एंड एवरी मैटर हैज सम मास, ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था। तो उनका मास जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है, क्या होता है, वो हर एक चीज़ में देखने वाले हैं। जो लास्ट वाला है वो हम बात करेंगे वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, दैट मीन्स की कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी और कैपेसिटी ज़्यादातर हम लोग गैस के तौर पे ज़्यादा बात करते हैं, इसके लिए लास्ट वाला जो होगा वो गैस पे काफ़ी एम्फेसिस करेगा। क्या जब एक्सप्लेन करेंगे यू विल गेट द क्लियर आइडिया क्या क्या है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो 2 लॉ हैं ये हम लोगों ने 9th ग्रेड में देख लिया था। एक आध स्टेटमेंट था और थोड़े एग्जाम्पल्स के तो आपको आपके मैम ने समझाया होगा जब आप 9th ग्रेड में रहे होंगे। तो क्या टेंशन मत लीजिए, नहीं भी याद है तो हम यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो जस्ट नोटेड डाउन ऑल दिस 5 लॉज, तो आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली 1 से स्टार्ट करते तो यू विल फाइंड कितने हैं, तो 5 हैं। तो जस्ट कॉपी डाउन, फिर हम हर एक लॉ को डिटेल में देख लेते हैं विथ सम एग्जाम्पल्स। आई बेटा, तो इससे फर्स्ट लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो अभी कंजर्व मतलब हमको पता है सेव करना, सिक्योर करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है वो ये कह रहे हैं कि कभी भी कोई रिएक्शन होगा तो उसके अंदर मास जो है वो सिक्योर्ड रहेगा। सिक्योर्ड रहेगा इसका मतलब कि मास में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो समझिए कि भाई एक कंपाउंड है A, वो रिएक्ट हो रहा है B के साथ और आपको मिल रहा है C और D प्रोडक्ट में। ना वी नो कि एरो के पहले वाले को हम रिएक्टेंट कहते हैं, पता है ना आपको, और एरो के बाद वाले को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो मास ये 2 रिएक्टेंट्स का होगा वही मास आप जब वजन करोगे तो आपको मिला के प्रोडक्ट का मिलेगा। ये कहने का मतलब सीधा साधा इस तरीके से है। अच्छा, ये बताया किसने था? ये बताया था द वेरी वेरी ग्रेट केमिस्ट, फ्रेंच केमिस्ट हैं ये, जिनका नाम है एंटोनी लेवोइजर। लेवोइजर, ये बताया था इन्होंने कुछ 1769 में।
सॉरी 1789 में बताया था। ठीक है, अब अगर आपको इनका नाम नहीं पता है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो जैसे मैंने कहा था कि ये वाला लॉ जो है वो 9th ग्रेड में आ चुका था, तभी इनका नाम आया था। और बेसिकली इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री बेटा। ठीक है, तो पापा जी को कैसे भूल सकते हैं हम लोग, तो ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके लिए ये बहुत महान वैज्ञानिक हैं। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग कि इन्होंने बोला क्या था। तो इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा था कि आप जब रिएक्शन करेंगे ना, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो आपको रिएक्टेंट का मास जो होगा वैसा ही सेम प्रोडक्ट का मास रहेगा। तो इनके स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से थे दैट इन फिजिकल और केमिकल चेंज, कुछ भी आप ले लीजिए, फिजिकल और केमिकल चेंज या रिएक्शन, ओके, द टोटल sum of reactants is equal to the sum of mass of products। ठीक है, mass of products। ओके, तो इन्होंने ये कहा था कि आप फिजिकल रिएक्शन ले लीजिए या केमिकल रिएक्शन ले लीजिए, जो भी आपका रिएक्टेंट होगा, ओके, उसका जो मास होगा आपको सेम मिलेगा प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल में देखो, अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं बेटा, फिजिकल चेंज, तो जैसे कि आप बर्फ़ उठाइए, ओके, आप बर्फ़ को एक कटोरी में डाल के वज़न कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब वो पानी बन के पिघल जाती है, पानी बन जाती है, फिर से उसको वज़न कीजिएगा, आपको सेम दिखाई देगा, कोई चेंज नहीं होगा। फ़र्क क्या होगा कि बर्फ़ आइस, ओके, सॉलिड फॉर्म में थी, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो सिर्फ उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, उसके अंदर, ओके, ना पार्टिकल्स ऐड हुए ना पार्टिकल्स सब्ट्रैक्ट हुए, मतलब कि ना मैटर ऐड हुआ ना मैटर सब्ट्रैक्ट हुआ। इसके लिए फिजिकल चेंज में हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट था, समझ लीजिए कि सीधी सी बात है, आइस ने, ठीक है, एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, तभी तो वो अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर पाई। तो रिएक्टेंट उसने किया एटमॉस्फेयर के साथ और हमें प्रोडक्ट मिल गया पानी। ओके, नाउ सेम चीज़ हम बात करते हैं केमिकल चेंज के लिए भी। अब केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझो हम लोग लेते हैं HgO, ओके, मर्क्यूरी ऑक्साइड। मर्क्यूरी ऑक्साइड को हम जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा, जब उसको हम हीट करके तोड़ेंगे, ओके, डिकम्पोज करेंगे इसको, हम लोग पता 10th में देखा था हमने डिकम्पोजिशन, ठीक है, उसी को ले लिया मैंने, डिकम्पोजिशन हम कर रहे हैं इसका, तो हमें मिलेगा मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। ओके, अभी बैलेंसिंग करना ये वो हमने 10th में देखा था, नहीं भी तो मैं इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ओके, जो मैंने अच्छे खासे वीडियोस बनाए हुए, बैलेंसिंग कैसे करना है, कंपाउंड भी कैसे फ्रेम करना है, वो भी तो आप वो देख लीजिएगा, आपका वो जो बेस है वो भी मस्त पक्का हो जाएगा। तो चलिए, HgO जो है वो रिएक्ट होके मिल गया। अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कार्बन कह रही हूँ, मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है वो 100 ग्राम मैंने लिया था, ठीक है, और उसको मैंने हीट किया, हीट करके मैंने उसको तोड़ दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को यहाँ पर जो मिला वो मुझे मिला 92.6 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन जो मिला वो मुझे मिल गया 7.4 ग्राम। फाइन, आप प्लस कर लीजिए, 92.6 और 7.4 आपको 100 ग्राम मिल जाएगा। ओके, हाँ, ये है, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हुआ होगा, तो ये कार्बन, वैसे वहाँ लिखते हैं, जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर आप कहेंगे मैम हमें गलत सिखा रहे हैं। ओके, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, जब उसको हीट किया तो मर्क्यूरी हमें लिक्विड फॉर्म में मिल गया और ये तो गैशियस फॉर्म में बन के टाटा हो गया। तो इस हिसाब से अब देखिए यहाँ पर 92.6 और 7.4 को हम लेंगे तो आपको एग्जैक्ट 100 ग्राम मिलेगा। ओके, यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है 100 ग्राम, तो इस हिसाब से जो था ये लॉ बनाया गया था। अब बेसिकली बेटा आप ईयर देखिए, ये ईयर जो है वो 1789, ओके, मतलब कितनी पुरानी बात है, अभी हम लोग 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, मतलब कितनी पुरानी बात है। तो इतनी पुरानी बात को अगर आप आज से कंपेयर करेंगे तो शायद आप इस लॉ से अग्री नहीं करेंगे, और आप बिल्कुल सही हैं, अगर आप अग्री नहीं कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बट अगर हम खुद को उस एरा में रख के देखें तो ये चीज़ उस टाइम पे बहुत बड़ी थी। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं था, केमिस्ट्री के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं बनाए गए थे। ओके, बस ये क्यूरियोसिटी के बेसिस पर लॉज जो है वो आते गए। तो इसके लिए ये कम्प्लीटली वैलिड लॉ नहीं है आज के तारीख में, ये मैं बोल सकती हूँ। ओके, ओल्ड टाइम्स में ये बहुत अच्छा था, इसकी वजह से तो इनको फादर ऑफ द केमिस्ट्री का खिताब मिला था। ओके, तो अभी बेसिकली जब आइंस्टाइन जी ने हम लोगों को एक रिलेटिव थ्योरी बताई थी, ये वही थ्योरी है जो बहुत फेमस है आइंस्टाइन जी की, E = mc²।
या E इज इक्वल टू डेल्टा mc²। ये वाली थियोरी बताई थी उन्होंने, ठीक है। तो उसमें इन्होंने क्या कहा था कि मास से हम लोग एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब कि हम एक मास है, ठीक है, हमारे पास कोई मास है तो उससे हम लोग एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम उससे एनर्जी डिराइव कर सकते हैं तो इसका मतलब ये कि जब हम लोग प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को उसका मास रिएक्टेंट के मास से थोड़ा कम नजर आएगा, होने वाला है, क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। देखो जैसे कि आपके पास एक लाइट का बल्ब है, समझ के चलते हैं, ठीक है। एक बल्ब है आपके पास और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट हो रही है और हीलियम में कन्वर्ट हो रही है और आपको हीट लाइट दे रही है। बट वो लाइट जब देगी तो वो जो हमारा मटेरियल है, जो कांच का जो ग्लास है बल्ब, ठीक है, वो गर्म भी तो होगा, मतलब कुछ अमाउंट जो है हाइड्रोजन का जब कन्वर्जन हो रहा है तो वो गर्मी, वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो जब आप लोग उस हीलियम को, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन चुका हाइड्रोजन की रिएक्शन के बाद, उसका वजन करेंगे तो उसका वजन आपको हाइड्रोजन के पार्टिकल्स के वजन के हिसाब से स्लाइटली, थोड़ा सा ही बट कम जरूर मिलेगा, मे बी 0.02 0.05, ज़्यादा भी नहीं होगा, बट हाँ एक्यूरेट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बदलाव जो आया था वो इनकी थियोरी से आया था और वहाँ से इस लॉ को फिर उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट लॉ नहीं है। हाँ, बट फिर भी केमिस्ट्री के अंदर इस लॉ की इंपॉर्टेंस हम लोग नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हमें पता चला कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ओके, मास को हम लोग न क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे जैसे हम लोग एनर्जी को न क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बेटा आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो ध्यान देना वो देना है कि मास जो है वो दोनों का सेम होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। और हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपके पास दिए हुए भी हैं, तो हम वो जो छोटा सा है माइनर जो एरर आएगा 0.02 0.05 का, उसको हम लोग निग्लेक्ट कर लेते हैं एंटोनी लेवोइजर के मुताबिक, ठीक है। तो जस्ट राइट इट डाउन, फिर हम लोग इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल करते तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या है इसका मतलब। नोट इट डाउन। आइए बच्चों, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वैसे मैंने कहा था कि एक एग्जाम्पल दूंगी, पर जब मैंने बुक में देखा तो मुझे एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, तो मैं कहा चलो बच्चों को 2 एग्जाम्पल समझा देते हैं हम लोग। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या कह रही है? 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 when heated produced 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन and the residue KCl left behind have the weighing 2.96 ग्राम। शो दैट दीज रिजल्ट्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि आपके पास KClO3 है, आप उसको जब हीट कर रहे हैं तो आपको KCl मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो आप बताइए क्या ये रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये रिजल्ट क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है। आइए देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, अब बेसिकली रिएक्शन पे हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो कह रहा है कि 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 ओके व्हेन हीटेड, जब हम इसको हीट कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओके ऑक्सीजन, एंड द रेसिड्यू लेफ्ट, रेसिड्यू मतलब जो कचरा पीछे बच जाता है, वो KCl का कचरा बच गया है जिसका वजन जो है वो 2.96 है, ठीक है। ये 3 चीज़ अपने को दी हुई है और हमें बताना है कि शो करना है कि ये रिजल्ट कैसे उसके ऊपर एप्लीकेबल है। देखो पहले तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऐसे बोला नहीं है बैलेंसिंग करना, बट क्या होता है बेटा 11th में आके, ठीक है, 10th में आपको इसके लिए बैलेंसिंग सिखाया जाता है कि अब आपको क्लियर हो जाए कि रिएक्शन जब भी आप लिखोगे तो आपको बैलेंसिंग करना ही है उसको, ठीक है। तो ये एक मैंडेटरी पोजीशन हो जाता है, तो कर लेते हैं। और जिन लोगों को बैलेंसिंग नहीं आती है अच्छे से, वो बैलेंसिंग का वीडियो का एंड स्क्रीन पे मैं उसका वीडियो का लिंक दे दूंगी, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बड़े सुंदर तरीके से मैंने समझाया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत ईजी और लेमन लैंग्वेज की तरह समझाया, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो वेल यहाँ पे KCl ये 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 2 6 ही होता है, तो यहाँ पे 3 लगा दिया मैंने, और यहाँ पे ओके 2 लगा दिया मैंने, तो ये हो गया 2, ओके बैलेंसिंग। तो खैर इसका रिएक्शन के दौरान कुछ मतलब नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कुछ है नहीं। तो अभी आपको दिया हुआ है 4.90 ग्राम ऑफ, तो ये आपको दिया हुआ है 4.90, ओके। KCl आपको दिया हुआ है 2.96 और ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है 1.92, ठीक है। चलो फाइन। नाउ अब देखिए ये रिएक्टेंट तो एक ही है, मतलब कुछ और तो होने नहीं वाला। तो बेसिकली 4.90 इज इक्वल्स टू 2.96 प्लस 1.92 होगा। दैट मीन्स आई वुड से that mass of reactant equals to क्या हो जाएगा, total mass of product,
है ना, यही तो हमारा लॉ कह रहा है ना। ओके, यही तो हमारे लॉ की बात करने की पॉइंट है कि मास सेम हो जाएगा। चलो प्लस करके देखते हैं हम लोग। 6 + 2 8, 9 + 9 18, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4। ओके, 4.88 और हमारा है 4.90। तो अगर हम डिफरेंस निकालें बेटा इसके अंदर, ठीक है, अगर हम इसमें डिफरेंस निकालते हैं तो 4.90 में से आप 4.88 माइनस करोगे तो आपको 0.02 का एरर मिलेगा। खैर ये एरर हम निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। एक तो आइंस्टाइन जी का थियरी था कि एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, इसके लिए हो जाएगा। प्लस सेकंड चीज़, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं इनको वजन करने के लिए, उसमें भी तो एरर हो सकता है। देखिए फिजिक्स के अंदर आपने चैप्टर 2 जब देखा होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें बताया है कि एरर क्या होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स में भी एरर रहते हैं, तो वो एरर है तो इसके लिए सिर्फ 0.02 ग्राम का ही है, विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल। तो इसके लिए हम लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि येस इट होल्ड्स अ वेरी ट्रू फॉर्म, कि हाँ यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एप्लीकेबल है। ओके, तो येस दिस शोज द रिजल्ट। ओके, इट होल्ड्स ट्रू। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, बड़ा आसान था। ओके ओके, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, व्हेन द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो 8.58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है 14.3 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप सही मानते हो तो बता दो कि सिल्वर नाइट्रेट का मास क्या है। ठीक है, आइए इसका पहले रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग। क्या है इसका रिएक्शन, व्हेन द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट्स विथ सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, क्या दे रहा है हम लोगों को, सिल्वर क्लोराइड मतलब कि AgCl, और क्या दे रहा है हम लोगों को, सोडियम नाइट्रेट मतलब कि NaNO3। अब कुछ बच्चे जो है वो चौंक जाएंगे कि कंपाउंड्स कैसे बनाएं। अगेन ये सारी चीज़ें हमने 9 में देखी थी, और प्लस भूल भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो वीडियो है, ठीक है, इस पर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना के रखा हुआ है कि कैसे आपको कंपाउंड बनाना है। तो वीडियो का लिंक अगेन एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा और अपना डर जो है वो भगा दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ है। तो आइए, अब हमें कह रहा है कि NaCl जो है, ओके, सोडियम क्लोराइड कितना है, 5.85 ग्राम। ओके, सिल्वर क्लोराइड है 14.35 ग्राम और सोडियम नाइट्रेट है 8.5 ग्राम, और हमें ये वाली चीज़ निकालनी है। ठीक है, इसको मैं x ग्राम सपोज कर लेती हूँ। तो बेसिकली अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सही है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x + 5.85 ग्राम इक्वल्स टू 14.35 + 8.5। ठीक है, चलो सम अप कर लेते हैं हम लोग। तो x + 5.85 इक्वल्स टू 14.35 को 8.5 के साथ प्लस कर लेते हैं। 5 8 कितना बचेगा, 12 22, सो 22.85 वहाँ पे लेके जाएंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 22.85 माइनस 5.85। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग 5.85 को, तो क्या हो जाएगा 0 0। ओके, 22 में से 5 गया तो 17, तो इसका मतलब कितना आया, x का वैल्यू आ गया 17 ग्राम। x का वैल्यू 17 ग्राम, इसका मतलब कि AgNO3 जो था वो कितना अमाउंट हमने लिया होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, 17 ग्राम। है ना आसान, समझ में आया। आई होप कि अभी आपको सेटिस्फेक्शन हो चुका होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है और हमें उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है ना, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो जब शुरू करते हैं हमारा सेकंड लॉ, क्या कह रहा है सेकंड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट और द डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लॉ को डिस्कवर किया था J.L. प्रोस्ट जी ने, हु वॉज द फ्रेंच केमिस्ट, और डिस्कवर किया था इन 1799। ठीक है, तो प्रोस्ट जी का क्या कहना था इस लॉ को लेकर,
उनका कहना ऐसा था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, ओके, केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है आपको हमेशा मिलेगा, लाइक टू बी फाउंड, ओके, अ केमिकल कंपाउंड इज फाउंड टू बी मेड above सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक केमिकल कंपाउंड आपको कोई भी जब मिलेगा तो आप उसके कहीं से भी आप उसका सोर्स ले लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि वो सेम एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है, ओके, विच आर कंबाइंड टूगेदर, बट ऑब्वियसली सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर इन द सेम प्रपोर्शन भी उनका सेम है, बट किस टाइप का प्रपोर्शन, बाय मास के हिसाब से, ठीक है। तो ये उनका स्टेटमेंट है। दोबारा देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। अ केमिकल कंपाउंड इज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ, ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड आपको जब मिलेगा तो आप देखेंगे कि वो कंपाउंड जो है वो हमेशा सेम एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है, और कैसे बना हुआ है, बाय द फिक्स्ड या सेम रेशियो बाय द मास, रेशियो सेम है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, ठीक है, बहुत सरल सा एग्जाम्पल है। अब पानी, आप बिस्लरी की बोतल ले लीजिए, ठीक है, आप अपने नलके का जो घर का पानी है वो आप ले लीजिए, आप गंगा नदी का पानी ले लीजिए, आप फॉरेन से पानी मंगवा लीजिए, ओके, जैसे विराट कोहली जी मंगवाते हैं, ओके। तो दैट मीन्स कि क्या है, आप पानी कहीं से भी ले लेंगे। मैं गटर और नाले की बात नहीं कर रहा, आप ये मत करना मैं वहाँ से पानी, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम लोग एक जो पीने वाला जो पानी होता है, ठीक है, तो आप कहीं से भी उसको उठा लेंगे, सीधी सी बात है। आप उसके अंदर जब लेबोरेटरी में चेक करेंगे तो आपको उसके अंदर H2O ही मिलेगा। इसका मतलब कि 2 आइटम हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 एटम आपको ऑक्सीजन का मिलेगा, ओके। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का 1 एटम, 2 एटम, और ऑक्सीजन के 1 एटम को अगर हम बाय मास टैली करें तो क्या हो जाएगा, 2, हाइड्रोजन का ग्राम यूनिट होता है 1 यूनिट, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 × 2 रेशियो 16, 2 1 जा 2 8 जा, दैट मीन्स 1:8। तो आप कौन सा भी H2O उठा लेंगे, ठीक है, बाय मास, याद करना बाय मास, ठीक है, बाय मास आपको हमेशा 1:8 का ही वजन मिलेगा। मतलब कि H2O के हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 यूनिट हाइड्रोजन की और 8 यूनिट ऑक्सीजन की है। समझ में आई बात, ठीक है। कोई भी आप पानी उठा लेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि समझो कि मैं ये कह रही हूँ कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है लेबोरेटरी में, ओके, लेबोरेटरी में मुझे उसको बनाना है, तो बट ऑब्वियसली इसके अंदर मुझे रिएक्शंस करने पड़ेंगे। इट कुड बी कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट कुड बी डीकम्पोजिशन, कुछ भी। तो ये सारे हमने रिएक्शंस 10th में किए थे, आपको याद होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूँ, ठीक है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट कर लिया तो मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं अगर कोक या कोल, ठीक है, उसको मैं बर्न करती हूँ, मतलब मैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करूँगी तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे घर पे होता है वॉशिंग सोडा, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ओके, ठीक है। देखिए, तो ये 3 तरीके हैं जिसकी मदद से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकती हूँ इन द लेबोरेटरी। अब अगर मैं इन तीनों के, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखूं कि किस तरीके से बाय मास वो अरेंज्ड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखते हैं रेशियो निकालें तो कार्बन 1 है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। कार्बन का जो मास होता है वो रहता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 क्या हो जाएगा, 32। टेबल से कटेगा, हाँ कटेगा, ठीक है। 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो क्या बन गया, 3:8। दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड में किसी भी तरीके से बनाऊं मुझे रेशियो क्या मिलेगा, 3:8 बाय द मास। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ कहनी थी जो JL प्रोजेक्ट की, कि आप कोई भी कंपाउंड जब लेते हैं, इंस्टेड अभी वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आप कोई भी कंपाउंड लें फ्रॉम द नेचर, या कोई भी कंपाउंड आप बनाएं इन द लेबोरेटरी, अगर आपको कंपाउंड के प्रॉपर्टीज
कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर चाहिए तो आपको उनको फिक्स रेशियो में, ठीक है, डालना पड़ेगा। और फिक्स रेशियो में किस तरीके से उनका जो वजन है, ठीक है, वो रेशियो हमेशा फिक्स होना चाहिए, तभी जाके आप सेम प्रॉपर्टी का कंपाउंड जो है वो लैब में बना भी सकते हो। और आपको अगर बाहर से भी मिलता है तो थ्रू द नेचर आप वही सारे कंपाउंड्स ले सकते हैं जो बाय मास सेम है। बात पकड़ में आई? बड़ा आसान सा बोला उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसे चुप नहीं हो गए, उन्होंने बोला कि बट हाँ, इस लॉ में, ठीक है, दो कमियां हैं, दैट मीन्स दो लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है आइए देखते हैं। जगह कहाँ पर है? जगह है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सो लिमिटेशंस, तो इनका पहला लिमिटेशन है बेटा, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एलिमेंट के आइसोटॉप्स प्रेजेंट है तो ये वाला लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आइसोटॉप्स बेटा हमने 9th और 10th दोनों ग्रेड में देखा था, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, अगर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका वजन अलग हो जाता है, होता है ना। अब आप खुद सोचिए कि वो सारे एलिमेंट्स जिनके आइसोटॉप्स अवेलेबल है, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंज आ रहा है तो उनका मास चेंज हो जाएगा। मास चेंज हो जाएगा, हम लोगों ने यहाँ पे बोला हुआ है कि ये फिक्स्ड मास के हिसाब से होना चाहिए, तो बट ऑब्वियसली उनका रेशियो सेम नहीं बनेगा। एग्जाम्पल ले ले, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखो बेटा, हमारे पास ना दो कार्बन होते हैं, एक होता है C12 और एक होता है C14, ठीक है। C12 मतलब कि 12 यूनिट है उसका मास, और C14 मतलब कि 14 यूनिट है। अब वही से हम ले लेते हैं C2:O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपना 12:32, उसके मुताबिक मैं वही लिख देती हूँ। तो क्या हो गया 3:8। तो अगर हम 12 आइसोटोप वाला कार्बन ले रहे हैं तो उस टाइम पे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मास, ओके, जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 3:8 का। अब अगर यहीं पे मैं ये चीज़ करूँ, यहीं पे ही मैं ये चीज़ करूँ तो क्या हो जाएगा 14 क्या हो जाएगा, ये तो 16 ही है, तो 14:32। ओके, दैट मीन्स कि 2 की टेबल जाएगी, 2 7 जा और 2 16 जा, आगे कुछ कटेगा नहीं। तो इसका मतलब कि इसका जो मास रेशियो हुआ वो क्या हुआ 7:16। बात पकड़ में आई? अच्छे से समझ आया ना? ठीक है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर आप आइसोटॉप्स लोगे ना तो आइसोटॉप्स के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आइसोटॉप्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है, आई मीन मास अलग अलग होता है, और ये लॉ जो है वो मास पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए जब मास ही अलग हो जाएगा तो रेशियो अलग हो जाएगा, रेशियो अलग हो जाएगा तो ये लॉ उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये उसकी एक लिमिटेशन, क्लियर ना अच्छे से? ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी लिमिटेशन की। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप भी बोलेंगे मैम बस जहाँ आता है वहाँ पे लिख देते हैं, और क्या करूँ, थोड़ा बोर्ड छोटा है। ओके, तो अब आता है नेक्स्ट। अब ये कहते हैं कि कई बार, ठीक है, कई बार आपको ऐसे कंपाउंड्स भी मिलेंगे जहाँ पे मास सेम है, मतलब रेशियो ऑफ द मास सेम है, बट आपको अलग अलग कंपाउंड होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, जैसे कि मैं एक नॉर्मल ले लेती हूँ कि भाई मेरे पास 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब इससे मिलके मैं कौन से कंपाउंड्स बनाऊं? तो मैं ऐसे बना सकती हूँ C2H5OH इथेनॉल। मैं ये बना सकती हूँ CH3OCH3, ओके, दैट मीन्स डाइमिथाइल ईथर। तो अब देखो C2 2 C है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 6 और 1 ऑक्सीजन, मतलब मैंने इसी को ही शफल करके एक कंपाउंड बना दिया। क्या सेम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर भी हैं? तो हाँ, कार्बन के 2 एटम है C2, हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1, वो भी है। बात आई समझ में? ठीक है। अब मास वही लेना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप मास निकालोगे, ठीक है, कार्बन कितने हैं 2 हैं, ओके, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो सब में नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट है वो सेम है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो रेशियो निकलेगा इनका वो तो सेम निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। कटिंग वटिंग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 12:3:8, ओके, ये वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपाउंड दोनों अलग अलग है, एक इथेनॉल की कैटेगरी में आ रहा है और एक इथॉक्सी की कैटेगरी में आ रहा है, सॉरी डाइमिथाइल ऑक्सी, ठीक है, ईथर।
तो एक ईथर की कैटेगरी में आ रहा है और एक इथेनॉल की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये दोनों में अगर हम मास देखते हैं तो हम मास ऐसा अलग अलग नहीं निकालते ना, भाई कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। तो हमारे पास कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो इनका मास जो रहेगा, मास बाय प्रपोर्शन, वो सेम ही रहेगा। बात पकड़ में आ गई, ठीक है। इसके लिए ये इसका लिमिटेशन हो जाता है कि कई बार, ठीक है, कई बार ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं आपको जो बिल्कुल अलग हैं। ओके, कंपाउंड्स अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये अल्कोहल की फैमिली से बिलोंग करता है, 10th में थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक किया होगा ना आपने बेटा, तो ये अल्कोहल से बिलोंग करता है और ये ईथर से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि दोनों की फैमिली अलग है, बट अगर हम लोग मास देख रहे हैं दोनों का रेशो के हिसाब से सेम जा रहा है। तो इसके लिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। पर खैर आप खुद समझ सकते हैं कि ये लॉ जो है वो 1799 में बनाया गया था। तो सीधी सी बात है, जब नई नई टेक्नोलॉजीज आई तो बहुत सारे बदलाव आए। इतने सारे बदलाव आने के हिसाब से कुछ लिमिटेशंस तो आ ही जाती हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बदलनी पड़ती हैं फिर बाद में। तो इस तरीके का पूरा उनका कहने का मतलब था। मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से ट्राई कर लिया आपको हर एक चीज़ समझाने का। एक थोड़ा सा ग्लेंस ले लेते हैं फटाफट से इसका। तो बेसिकली J.L. प्राउस जी ने, जो केमिस्ट थे, 1799 में ये कहा था कि एक केमिकल कंपाउंड आप जब भी देंगे और अगर वो सेम एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं तो, ठीक है, तो उनका जो मास का प्रपोर्शन होगा वो भी फिक्स होगा, सेम होगा। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। पानी आप कहीं से भी ले लो, आपको वही 1:8 मिलेगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेबोरेटरी में बनाना है, तो आप देख रहे हो कि वही मिल रहा है। हम लोग ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने लेबोरेटरी में बनाया, ठीक है, इसमें जो कार्बन है वो 12 आइसोटोप वाला है। बट यहीं पे अगर 14 आइसोटोप हो गया तो क्या ये एप्लीकेबल है? तो नहीं है, क्योंकि 14 आइसोटोप के हिसाब से मास का रेशियो जो है वो बदल जा रहा है। ओके, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा कि हमारे पास कई बार मास का रेशियो सेम होता है बट कंपाउंड अलग होता है। डिफरेंस क्लियर कर रहे हो बेटा? डिफरेंस समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही है दोनों में बेटा, ठीक है। CO2 यहाँ पे भी है, CO2 यहाँ पे भी है। इसका मतलब कि जो कंपाउंड है वो सेम है, मास अलग है तो एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मास सेम है बट कंपाउंड अलग अलग है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वैसा वर्षा हो रहा है, ठीक है। कंपाउंड सेम है, मास अलग है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। मास रेशियो सेम है बट कंपाउंड अलग अलग है तो भी उसको एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ओके, तो ये उसके लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया। तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम इस चीज को समझते हैं बड़े प्यारे से एग्जांपल्स के साथ। नोट इट डाउन। आइए बेटा समझते हैं इस लॉ को एक एग्जांपल के थ्रू। क्या कह रहा है ये एग्जांपल? 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विथ 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो लेड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म लेड पर ऑक्साइड, मतलब PbO2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पहले हम लिख देते हैं, जो चीज़ें दी हुई हैं तो अपने को आसानी रहे। तो क्या कह रहा है कि जो लेड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और हमें मिल रहा है लेड पर ऑक्साइड। ओके, दैट मीन्स Pb कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिल जाएगा PbO2, ठीक है, इनके हिसाब से। तो कितना कंबाइन हो रहा है लेड? कंबाइन हो रहा है 6.488 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1.002 और हमें मिलेगा, ओके, अभी क्या मिलेगा बतानी है, चलो देखते हैं। नाउ लेड पर ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग द लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड पर ऑक्साइड जो है वो लेड नाइट्रेट को हीट करोगे ना तभी भी मिलेगा। एंड उसके अंदर इट वॉज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द लेड पर ऑक्साइड इज 13.38। समझ आई बात? देखो दोबारा रीड कर रही हूँ मैं। लेड पर ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट एंड इट वॉज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द लेड पर ऑक्साइड इज 13.38%। तो ये कह रहा है कि भाई हम लोगों ने लेड नाइट्रेट को लिया, ओके, लेड नाइट्रेट को लिया PbNO3 ट्वाइस, इसको लिया, इसको हमने हीट किया तो इसमें हम लोगों को PbO2 मिल गया, मतलब कि लेड पर ऑक्साइड मिल गया। ओके, ये उनको मिल गया उसके अंदर पर ऑक्साइड। और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जब हमने ऑक्सीजन का परसेंटेज देखा तो क्या मिला अपने को? 13.38% मिला, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें, इस कंपाउंड में द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन उनको मिला है 13.38%। ओके, अब क्या कह रहा है? यूज दिस डेटा टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन।
तो वो कह रहा है कि अभी आप इस डेटा की मदद से मैं बताओ कि क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। देखो बेटा, अब यहाँ पे दोनों में कंपाउंड सेम मिल रहा है, लेड पर ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे भी अपने को मिल गया लेड पर ऑक्साइड, वहां पे भी अपने को मिल गया लेड पर ऑक्साइड। और सेकंड वाले केस में इन्होंने बोल दिया कि भाई हम लोगों को ऑक्सीजन की जो मात्रा मिली है लेड पर ऑक्साइड में वो मिली है 13.38। अगर मुझे ये लॉ को यहाँ पे सही साबित करना है तो सीधी सी बात है, मुझे इस लेड पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी होगी। अगर दोनों में सेम आता है, प्रपोर्शन या रेशियो एक ही बात है, ठीक है, तो अपन को पता चल जाएगा कि हाँ भाई सही जा रहा है। ओके, तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि लेड और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं तो अपने को लेड पर ऑक्साइड मिल जा रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल वजन आ कितना रहा है इसका। तो 6.488 को 1.002 के साथ प्लस कर लिया तो 0 आया, 9 आया, 4 आया, 7 आया, तो क्या आया 7.490 ग्राम, ये टोटल आया। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं। ना अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन PbO2। ठीक है, PbO2 में लेड का ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। अब ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है 1.002 अपॉन टोटल कितना अपने को ग्राम मिला है 7.490 मल्टीप्लाई बाय 100। यही करते हैं ना हम लोग, परसेंटेज दिया हुआ है ना बेटा, यहाँ पर अपने को परसेंटेज निकालना होता है मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 100 निकालना है तो मतलब क्या है कि पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन हमने कितना मिलाया, तो ऑक्सीजन का हमने जो ग्राम जितना हमने यूज किया तो वो आया 1.002। तो ये जो मास है ऑक्सीजन का लेड पर ऑक्साइड के प्रपोर्शन में कितना परसेंटेज है। ओके, तो अपॉन में तो वैसे ही टोटल प्रपोर्शन आ जाता है और ऊपर जो भी आपको निकालना है, जैसे हमें ऑक्सीजन निकालना है, यहाँ पे आपको पीबी निकालना होता तो मैं ये वाला ले लेती। ठीक है, बड़े आराम से सीखना, कोई टेंशन मत लेना। तो चलो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1.002 और 7.490, देखो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स है, डेसिमल में 3 पॉइंट्स है तो डेसिमल हटा देते हैं। तो 1002 अपॉन 7490 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब देखो मुझे यहाँ पे लॉ सिखाना है, इसके लिए मैं थोड़ा फटाफट से कर लेती हूँ। तो ये 0 गया, ठीक है, क्या मिल गया 1020 अपॉन 749। आप इसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 13.38%। ओके, तो आपको यहाँ पर भी परसेंटेज मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी मिल गई, यहाँ पे ऑक्सीजन की आपको मात्रा मिल गई 13.38 जो ऑलरेडी उसके साथ मैच करता है। तो यस, ओके, दिस लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर दिस इक्वेशन। क्लियर हुआ अच्छे से? तो वेल इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो जस्ट राइट डाउन। अब जो समस्या, अब इसी को हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू, क्या कर रहा है एग्जांपल में, कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। 2 मेथड मैंने आपको दिए हुए हैं, आपको 2, 3 कितने मेथड दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको 2 मेथड में आपको कॉपर ऑक्साइड प्रिपेयर करना है। अब देखते हैं इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी और ये लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। तो क्या कह रहा है 1.75 ग्राम ऑफ मेटल डिजॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड एंड igniting the residual copper nitrate yields 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दैट 1.75 ग्राम ऑफ मेटल। अब मेटल कौन सा होगा, देखो सीधी सी बात है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो वो कॉपर ही तो होगा मेटल। तो क्या कह रहा है वो यहाँ पर कि हम लोग कॉपर को डिजोल्व कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के अंदर, HNO3 के अंदर, ठीक है, और उसके बाद जो उसका रेसिड्यू बच जाता है कॉपर नाइट्राइट CuNO3, ओके, जब बच जाता है तो उसको आप और हीट कर रहे हो, ओके, और हीट करके आपको फाइनली क्या रेसिड्यू मिल जा रहा है, आपको मिल जा रहा है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, देखो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मेन हमें तो ध्यान देना है कि किसकी बात कर रहा है। तो बेसिकली वो स्टार्ट कर रहा है मेटल से और ख़त्म कर रहा है कॉपर ऑक्साइड पे। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये तो उन्होंने रिएक्शन बताया कि इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वैल्यूज देखो ना बेटा, वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या दिया हुआ है 1.75 ग्राम ऑफ मेटल, मतलब कि कॉपर के बारे में अपने को दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, और जो कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 2.19 ग्राम। ठीक है, बाकी जो रिएक्शन है उसमें इतना कोई अपने को लेने की जरूरत नहीं है ध्यान में।
तो अगर मैं ये देखूं कि 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है, कितना मेटल यूज हो रहा है, 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर यूज हो रहा है ना। एज पर द रिएक्शन तो हमें यही चीज समझ आ रही है। तो इसका मतलब कि कितना परसेंटेज ऑफ कॉपर होगा कॉपर ऑक्साइड में, है ना। ओके, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड में कितना होगा, तो कॉपर का ग्राम कितना है 1.75 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड का कितना है 2.19 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, परसेंटेज निकालना है अपने को। ओके, तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स है, डेसिमल के बाद 2 है, हटा दिया, तो 175/219 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू आ जाएगी 79.91%, इतना कुछ परसेंटेज आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इस वाले कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर का परसेंटेज है वो 79.91% है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 1.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ओके, कॉपर दिया हुआ है आप लोगों को, when heated strongly, ठीक है, इसको अच्छे से बड़ा हीट कर रहे हैं ना, करंट ऑफ एयर, yield आपको क्या मिल जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1.83 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 1.83 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, उसके लिए हम लोगों ने 1.45 ग्राम कॉपर को हीट किया। तो यहाँ पे तो कोई खैर ज़्यादा कुछ मगजमारी है नहीं, सीधा सीधा बोल दिया कि कॉपर ऑक्साइड को आप जला रहे हो, स्ट्रांगली हीट कर रहे हो, तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है अगेन। तो बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड में कॉपर का कितना परसेंटेज अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर का परसेंटेज कॉपर का मास कितना है 1.45 और इसका मास कितना है 1.83 मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन पॉइंट के बाद 2 हैं तो रिमूव कर देते हैं पॉइंट, तो 145/183 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा 79.72%, 79.78 मिलेगा। ओके, 79.78% कुछ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में सेम परसेंटेज आ रहा है, दोनों में सेम परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। हल्का देखिए, अब 0.891 और 0.78, तो पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमारा मेन फिगर है 79 वो दोनों में सेम है, ठीक है। तो हम इसको सही मान सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम जब एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स की कुछ बात की थी, तब मैंने आपको बताया था, ठीक है, और आपने फिजिक्स में भी किया होगा कि जो हम लोग कंपाउंड्स को वजन करने के लिए चीज़ करते हैं, ठीक है, जो अब अपन अप्लाई अपैरेटस यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर भी कुछ एरर होता है, ठीक है। तो माइन्यूट एरर को हम निगलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसमें एरर हो सकता है, जो ऑब्जर्वर है उसका देखने में एरर हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग 0 पॉइंट के जो एरर्स होते हैं उनको हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ये चीज़ कह सकते हैं कि दोनों में ऑलमोस्ट 79 और 79% सेम है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन होल्ड्स ट्रू फॉर दिस ऑल्सो, फॉर दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। डन, क्लियर, अच्छे से मेरे ख्याल से समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो बाय गॉड अब मैं बता देती हूँ कि इसमें हमने फाइनली ये चीज़ देखी कि आपके पास कोई भी कंपाउंड रहता है तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रपोर्शन बाय मास या परसेंटेज, ठीक है, सेम रहता है। तो हमने इसके पहले भी एग्जाम्पल किया और अभी भी हमने देखा कि कॉपर का परसेंटेज इन द कॉपर ऑक्साइड सेम है और यहाँ पर भी सेम है। सिमिलरली आप इसके अंदर ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले में ऑक्सीजन निकाला था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको स्पेसिफाई कोई मेटल का बोला जाता है तो वो निकालना, हो सकता है कि आपको ऐसा बोला जाए कि सबके बारे में बताओ, तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके बारे में हम यूँ निकाल देंगे, कोई डरने वाली बात नहीं। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो भी हमारा एलिमेंट है उसका मास ऊपर आएगा, कंपाउंड का जो ओवरऑल मास है वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। सिंपल बेसिक मैथ यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर। वेल, तो अभी इसको लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ।